फ्रेंड्स, तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में सेक्शन 3 एविडेंस को डिफ़ाइन किया था, आगे ये भी बताया था साथ ही में कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उसी के कंटिन्यूस में ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर 4 इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सप्लेन करूँगी कि चैप्टर 4 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। चैप्टर 4 ओरल एविडेंसेस की बात कर रहा है, जो दो सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 59 क्या कह रहा है। सेक्शन 59 कह रहा है कि दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सभी तथ्य में कौन से तथ्य होंगे जो हम लोग मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें देखना होगा चैप्टर 2 का सेक्शन 5। चैप्टर 2 का सेक्शन 5 ये कह रहा है कि केवल विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्य का नहीं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है कि विवादक तथ्य क्या है और सुसंगत तथ्य क्या है। तो यहाँ पे विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को एविडेंस एक्ट की ही सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विवादक तथ्य क्या है। कोई भी तथ्य स्वयं या किसी अन्य तथ्यों के साथ किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व या अनस्तित्व की प्रकृति को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। कहाँ पे? किसी वाद या कार्यवाही में। वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? हमारे फैक्ट एंड इश्यूज कहलाते हैं। तो इसको अगर हम सीधा सीधा देखें तो फैक्ट एंड इश्यूज क्या होते हैं कि कोई भी ऐसे तथ्य होते हैं जिन पर कोई वाद या कार्यवाहियाँ डिपेंड करते हैं। उन्हीं तथ्यों को किसी मामले में साबित किया जाना है और न्यायालय उन्हीं तथ्यों के साबित किए जाने पर अपना निर्णय सुनाएगा। और इसमें क्या होता है कि एक पक्षकार किसी मामले में किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को स्वीकार कर रहा होता है, वहीं दूसरा पक्षकार उसी टाइम पे उनके तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व को अस्वीकार कर रहा होता है। यानी एक जगह से असर्टेनमेंट आता है और दूसरी जगह से उसी चीज़ का डिनायल आता है। ये बेसिकली हमारे फैक्ट एंड इश्यूज कहलाते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे जो फैक्ट एंड इश्यूज हमारे बनेंगे वो बनेंगे, सबसे पहला तो कि ए ने बी का मर्डर किया है। दूसरा कि ए का इंटेंशन था बी का मर्डर करने का। तीसरा, ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला था बी से, इसलिए उसने बी का मर्डर किया। चौथा हो सकता है कि ए जो है जब बी का मर्डर किया तो वो अनसाउंड माइंड होने के कारण या विकृत होने के कारण उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। यानी कि ये सारे फैक्ट एंड इश्यूज होंगे किसी मामले में जिसमें सबूत दिए जाएंगे, जिसके बारे में सबूत दिए जाएंगे और इसी के बारे में न्यायालय को अपना निर्णय देना होगा। तो ये तो हमारा हो गया फैक्ट एंड इश्यूज। साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि रिलीवेंट फैक्ट क्या होते हैं। देखिए, रिलीवेंट शब्द को भी पूरा रिलीवेंट फैक्ट को नहीं, केवल रिलीवेंट शब्द को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में ही डिफाइन किया गया है, जिसमें केवल इतनी सी बात कही गई है कि कोई तथ्य किसी अन्य तथ्य के साथ जुड़ने पर रिलीवेंट समझा जाएगा यदि वो चैप्टर 2 के धारा 6 से 55 में किसी भी जगह पे रिलीवेंट बताया गया है। यानी कि धारा 6 से 55 में जहाँ पे भी कोई शब्द रिलीवेंट बताया गया, यानी एक तथ्य दूसरे तथ्य के लिए सुसंगत बताया गया है, तो वो तथ्य सारे हमारे क्या माने जाएंगे? सुसंगत माने जाएंगे। तो अब यानी समझ में आ जाता है कि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग केवल हम लोग किनका साक्ष्य दे सकते हैं? केवल रिलीवेंट फैक्ट्स का साक्ष्य दिया जा सकता है और जो हमारे विवादित तथ्य हैं उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। उसी रिगार्डिंग सेक्शन 59 बता रहा है कि वे सारे तथ्य जो हैं उन्हें हम मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित कर सकते हैं। केवल किनको नहीं कर सकते साबित मौखिक साक्ष्य द्वारा? जो दस्तावेज हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जो कंटेंट हैं उनको हम लोग मौखिक साक्ष्य द्वारा नहीं कर सकते। उसके अलावा हम सब कुछ मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा सेक्शन 59 है। तो अब देख लेते हैं कि सेक्शन 60 क्या कहता है। सेक्शन 60 कह रहा है कि ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होने चाहिए। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? तो प्रत्यक्ष मतलब होता है जनरली कि सीधा, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो बिना किसी सहारे के बोली या कही जा सके, जिसको किसी अन्य चीज़ के संग की जरूरत ना पड़े, साथ की जरूरत ना पड़े, वो होता है प्रत्यक्ष। अब एविडेंस एक्ट में क्या मतलब है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसी में 4 क्लॉज दिए गए हैं। सेक्शन 60 में 4 क्लॉजेस दिए गए हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि मौखिक साक्ष्य डायरेक्ट कब होगा। इन 4 क्लॉज में पहला क्लॉज कह रहा है कि यदि कोई कथन किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, यानी किसी ने उसे देखा है,
तो केवल वही व्यक्ति उस तथ्य का साक्ष्य दे सकता है जिसने उसे देखा हो। वहीं दूसरा क्लॉज भी ऐसी सिमिलर बात कर रहा है कि यदि कोई कथन किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वही व्यक्ति उस तथ्य का साक्ष्य दे सकता है जिसने उस कथन को सुना हो। तीसरी बात कह रहे हैं, इनमें के अतिरिक्त किसी अन्य इंद्रियों द्वारा यदि कोई कथन बोधगम्य बनाया गया हो या कोई तथ्य ऐसा हो जो अन्य इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो तो केवल वही व्यक्ति उस कथन का साक्ष्य दे सकता है जिसने ऐसा किया हो, यानी अन्य इंद्रियों द्वारा उसे बोधगम्य बनाया हो। चौथी बात कह रहे हैं इसी में कि यदि कोई कथन किसी की राय पर आधारित है, यानी किसी की कोई राय है उसका किसी तथ्य के बारे में, तो वही व्यक्ति उस कथन को कह सकता है जो ऐसी राय को धारण करता हो। इसी सेक्शन 60 में 2 क्लॉजेज और दिए गए हैं जो इन चारों क्लॉजेस के अपवाद के रूप में है, यानी 2 परंतुक शामिल किए गए सेक्शन 60 में, जिनके बारे में हम इन 2 परंतुक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग इन 4 क्लॉजेस की बात कर लेते हैं। तो ये 4 क्लॉजेस जो बात कर रहे हैं इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट। तो सेक्शन 60 के इन चारों क्लॉज से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हम केवल उन्हीं तथ्यों का मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं जो हमने स्वयं देखे हों या हमने स्वयं सुने हों या हमारे ही किसी अन्य इंद्रियों द्वारा इसे बोधगम्य बनाया गया हो या हमारी ही कोई राय पे जो कथन आधारित हो। उसके अतिरिक्त हम किसी अन्य बात का साक्ष्य नहीं दे सकते एज ए ओरल एविडेंस। अब मौखिक साक्ष्य क्यों डायरेक्ट होने चाहिए, इसका एक रीज़न है क्या कि साक्ष्य विधि का एक मौलिक सिद्धांत है कि न्यायालय के सामने केवल सर्वोत्तम साक्षी लाने चाहिए, जिससे कि न्यायालय का ज़्यादा जो समय है वो बर्बाद ना हो। ठीक है, इसी नियम को आधार बनाते हुए हमें बताया गया है धारा 60 में कि मौखिक साक्ष्य हमेशा प्रत्यक्ष होने चाहिए। साथ ही साथ ये धारा 60 के ये 4 क्लॉज एक सिद्धांत का और प्रतिपादन करते हैं जो कहलाता है अनुश्रुत साक्ष्य के अपवर्जन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंसेस। तो अब यहाँ क्वेश्चन एक ये अराइज होता है कि हेयरसे एविडेंस क्या होते हैं। देखिए, हेयरसे का या अनुश्रुत का मतलब होता है सुनी सुनाई बात। अनुश्रुत साक्ष्य को इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु हम यहाँ पे इसकी एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति न्यायालय के सामने किसी ऐसे कथन का साक्ष्य देता है जो ना तो उसने स्वयं देखा, ना ही स्वयं सुना, ना ही उसने अन्य इंद्रियों द्वारा बोधगम्य बनाया, ना ही वो स्वयं उसकी राय पर आधारित है, बल्कि वो किसी अन्य व्यक्ति यानी अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के द्वारा, अन्य प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों के द्वारा उस बात को सुनता है और न्यायालय में आकर रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये बेसिकली कहलाएगा हमारा अनुश्रुत साक्ष्य। तो अब यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है कि ये जो धारा 60 में ये नियम जो हमारा शामिल किया गया है अनुश्रुत साक्ष्य अपवर्जन का नियम, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, यानी कि ये नियम हमेशा लागू नहीं हो सकता। इस नियम के कुछ अपवाद हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में शामिल किए गए हैं। तो हम उन अपवादों को भी क्रम से देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो अपवाद है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया है रेश गेस्टे का सिद्धांत। तो धारा 6 में क्या कहा गया है कि कोई तथ्य जो विवादित तथ्य न होते हुए भी विवादित तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि वह उसी संव्यवहार का भाग लगता है, वह तथ्य भी यहाँ धारा 6 के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत होंगे, चाहे वह उसी समय पर घटित हुए हों या उसी स्थान पर हुए हों, चाहे किसी अन्य समय या अन्य स्थान पर हुए। तो यानी धारा 6 के अनुसार उन व्यक्तियों के साक्ष्य भी सुसंगत बनाए गए हैं जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, बल्कि वे जो हैं उस संव्यवहार का एक भाग थे, यानी वे तथ्यों को भी यहाँ पे सुसंगत बनाया गया है जो विवादित तथ्य नहीं थे मगर उनके संग में इस तरीके से जुड़ गए थे जो संव्यवहार का भाग बन रहा था। तो इसलिए ये धारा अनुश्रुत साक्ष्य अपवर्जन के जो नियम है उसका पहला अपवाद प्रस्तुत करती है। अब बारी आती है दूसरे अपवाद की। दूसरा अपवाद यहाँ पे बात कर रहा है स्वीकृति और संस्वीकृति के संबंध में, यानी स्वीकृति और संस्वीकृतियाँ भी अनुश्रुत साक्ष्य के अपवर्जन के नियम का अपवाद प्रस्तुत करती है। संस्वीकृति न्यायालय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है, तो स्वीकृति जनरली किन्हीं अन्य व्यक्तियों से की जाती हैं। तो वे बेसिकली वो व्यक्ति होते हैं जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते हैं, परंतु उनके सामने वो स्वीकृति या संस्वीकृतियाँ की जाती हैं और वे न्यायालय में उन्हीं स्वीकृति और संस्वीकृतियों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो स्वयं तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते परंतु वो उन व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने उस अपराध को स्वीकार किया है या कोई घटना जो उनके द्वारा की गई या कोई अधिकार या दायित्व को स्वीकार किया है, उनके बिहाफ पे वो न्यायालय में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली अनुश्रुत साक्ष्य अपवर्जन के समान नियम का अपवाद प्रस्तुत करती हैं।
तीसरा हमारा आता है धारा 32 के कथन, यानी धारा 32 में उन व्यक्तियों के कथन शामिल किए गए हैं जो व्यक्ति मिल नहीं सकते, मर गए हैं, या उन्हें उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि उन्हें न्यायालय में बुलाया जा सके, या बिना समय और विलंब के या बिना पैसा खर्च किए उन्हें न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। तो उन व्यक्तियों के कथनों को ऐसे व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय में पहुंचाया जाता है जिन्होंने उनसे उनके कथन सुने थे, या उन्होंने कहीं पे उन कथनों को, उन तथ्यों को देखा था, उनके द्वारा किए गए कथनों को, तो वे व्यक्ति न्यायालय में आके साक्ष्य देते हैं। यानी यहाँ पे भी ये तीसरा अपवाद इस सामान्य नियम का प्रस्तुत किया गया है इंडियन एविडेंस के सेक्शन 32 में। चौथी कंडीशन आती है हमारी धारा 33 के कथन जो हैं। धारा 33 भी सामान्य नियम का अपवाद प्रस्तुत करती है। धारा 33 बात कर रही है पूर्व कार्रवाइयों के कथन की। पूर्व कार्रवाइयों के कथन क्या, कि जो कथन किसी पूर्व की कार्रवाइयों में पहले ही साबित किए जा चुके हैं और बाद की कार्रवाइयों में उन्हें साबित किया जाना है, और उस स्थिति में कोई साक्षी जिसके द्वारा वे कथन किए गए थे वह मिल नहीं सकता, मर गया है, आ नहीं सकता, या कोई भी ऐसी कंडीशन जो धारा 33 में दी गई है वो होती है, तो वहाँ पे उनके पूर्व के कथन पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में साबित किए जा सकते हैं कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए। तो ये इस प्रकार से धारा 33 धारा 60 के सामान्य नियमों का अपवाद प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है इसका कि लोक दस्तावेजों में शामिल किए गए कथन। तो लोक दस्तावेज बेसिकली हमारे यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 74 में डिफाइन किया गया, तो उसमें जो भी दस्तावेज आते हैं वो हमारे लोक दस्तावेज हैं। तो जब लोक दस्तावेजों के कथन होते हैं, यानी कि लोक दस्तावेज में जो बातें इनबिल्ट हैं, उनको उन्हीं व्यक्तियों द्वारा नहीं साबित किया जाता जिन्होंने वो लोक दस्तावेज रचे हैं, यानी जिन्होंने लिखे हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साबित किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से धारा 60 के जनरल रूल का अपवाद प्रस्तुत करता है। लास्ट एक्सेप्शन है वो धारा 60 के ही पहले परंतु में दिया गया है, जो ये कह रहा है कि बाजार में जो कोई विशेष ग्रंथ या कोई विशेषज्ञ की किसी कोई किताब अगर मार्केट में अवेलेबल है और उसके बारे में हमें कोई राय धारित करनी है, तो हम उन पुस्तकों को ही न्यायालय में एज ए प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि जब वो रचयिता यानी जिसने वो पुस्तक लिखी है या वो विशेषज्ञ जिसने वो कोई भी ग्रंथ लिखा है वो मर गया है, मिल नहीं सकता, या वो उसे बुलाया नहीं जा सकता, तो हम उनके कथनों को जिन पर हमें वो राय आधारित करनी है, हम उन कथनों को उन पुस्तकों के माध्यम से डायरेक्ट साबित कर सकते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली हमारा जो सामान्य नियम था उसके अपवाद थे, यानी कि कोई ये नियम जो धारा 60 में दिया गया है अनुश्रुत साक्ष्य अपवर्जन का नियम, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसके कुछ अपवाद हमारे अधिनियम में ही शामिल किए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।